हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशेष सामाजिक विज्ञान लेकर आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपकी विशेष सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का भाग 1 हमारा अतीत 3 का इतिहास का अध्याय 2 बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में आपको हमने अध्याय 1 बता चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 2 बताएंगे। तो चलिए, एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं वर्ष 2024-25 ये आपकी नई बुक है। और इसके पहले जो बुक थी आपकी 23-24 में उससे परिवर्तित की गई बुक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अतीत भाग 2 इतिहास। ठीक है, इसका अध्याय 2 क्या है? राजा और उनके राज्य। तो जो आपका अध्याय 2 है, राजा और उनके राज्य से संबंधित प्रश्नों को उत्तरों को हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न 1 है, राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आप चारों ऑप्शन में सही आंसर आपको बताना है। तो ये दिया है उरेयूर, तंजावुर और गंगईकोंडचुलपुरम, और सी नंबर है मदुराई और डी नंबर है कांचीपुरम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, तंजावुर और गंगईकोंडचुलपुरम। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका प्रश्न नंबर 2 है, क्या है प्रश्न नंबर 2? चोल काल में नाडु कहाँ जाता था? क्या है प्रश्न? चोल काल में नाडु कहाँ जाता था? ए नंबर गांवों का समूह, बी नंबर जमींदारों का समूह, सी नंबर किसानों का समूह, डी नंबर नगरों का समूह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गांव का समूह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गंगा घाटी में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? प्रश्न क्या है आपका? गंगा घाटी के गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ए नंबर मिट्टी का, बी नंबर रेत का, सी नंबर पेड़ों का, डी नंबर होज का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर होज का। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कहती किस राजवंश से संबंधित है? यानी जो कहती है ये जो चित्र है किस राजवंश से संबंधित है वह आपको बताना है। ए नंबर चालुक्य, बी नंबर राष्ट्रकूट, सी नंबर चोल और डी नंबर गुर्जर प्रतिहार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपको? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर, धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में खालिस्तान के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। तो उत्तर बता देंगे, धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में लाडू के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? लाडू। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक खालिस्तान को माना जाता है? तो उत्तर आ जाएगा, राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। तो इसका खालिस्तान क्या आ जाएगा? राज प्रथम। फिर प्रश्न नंबर सी देखिए, चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहते हैं? देखिए, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा नगरम। क्या कहते हैं? नगरम कहते हैं। तो खालिस्तान में आपका क्या आ गया? नगरम। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में खालिस्तान वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। तो इसका खालिस्तान में क्या आ जाएगा? चोल वंश के अभिलेखों में। किसके बाद खालिस्तान में क्या बरतेंगे आप उसमें? चोल। नेक्स्ट प्रश्न है, 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने खालिस्तान शहर और खालिस्तान देवी का मंदिर बनवाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने तंजावुर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 6 था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? तो देखिए, इसका 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहम या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। देखिए, प्रश्न क्या था आपका? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? तो आप क्या हुआ, 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी,
किन्हें? बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो उत्तर हो जाएगा चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट है। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट या प्रमुख क्या था? तो उत्तर देखिए, जो बच्चों इसमें क्या पूछा, चोल मंदिर जो थे उसके साथ जो जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या था? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट या प्रमुख था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। क्या था सबसे शिल्पों में सबसे विशिष्ट या प्रमुख? जो कांस्य प्रतिमाएं थी, उन कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। नेक्स्ट है चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? प्रश्न था कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? आप उत्तर बता देंगे। कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार से आपका प्रश्न 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता या क्या शर्त थी? तो उत्तर देखिए, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। देखिए, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वे भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 11 है, उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन का आंसर लिखे थे, कौन सा, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी, तो उसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी वही होगा। ये उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो देखिए, जो समिति चयन की जाती है उसका तरीका क्या हो गया? तो उत्तर में लिख देंगे, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का तरीका। नंबर 1, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। नंबर 2, उनके पास अपना घर होना चाहिए। नंबर 3, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। नंबर 4, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है? प्रश्न नंबर 13 क्या है? चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषता लिखिए। प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका? चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों पर केंद्र बन गए। यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो देखिए, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ मीन्स होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। इस प्रकार से आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो देखिए, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में थी। जैसे डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया।
कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है आपका, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखी है। तो आप उत्तर बता देंगे। चोरकालीन प्रशासन की व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, चोरकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। नंबर 2, गांव की बस्तियों के समूह को नाडू कहा जाता था। नंबर 3, ग्राम परिसर और नाडू न्याय करने और कर वसूल करने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। नंबर 4, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। नंबर 5, धनी भूस्वामियों को, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? नंबर 5 है ये। धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में अरैयार जैसी उपाधियां दी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो सामाजिक विज्ञान का इतिहास भाग 1 इतिहास का पार्ट 2 अध्याय 2 कंप्लीट होता है, जिसमें आपको हमने सही विकल्प, खालिस्तान, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।